नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तराखंड में विधानसभा में हरीश रावत का शक्ति परीक्षण। कांग्रेस का 33 विधायकों के वोट का दावा। सुप्रीम कोर्ट में नतीजों का ऐलान कल। शक्ति परीक्षण के बाद कांग्रेस में जीत का जश्न। सोनिया गांधी ने कहा, लोकतंत्र की जीत। बीजेपी ने लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। सरकार ने माना, देश की 25% से ज्यादा आबादी सूखे की चपेट में। विपक्ष ने उठाया नदियों को जोड़ने और केंद्रीय धन आवंटन का मुद्दा। केंद्र का हर मुमकिन मदद का भरोसा। दिल्ली में नई डीजल टैक्सियों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध। परमिट खत्म होने तक दिल्ली एनसीआर में चलेंगी पुरानी टैक्सियां। 22 जुलाई को अगली सुनवाई। सिविल सर्विस परीक्षा में लड़कियों ने फिर मारी बाजी। टीना डाबी ने किया टॉप। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर के अतहर। अनुशासन और मेहनत को बताया मूल मंत्र। और आज उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने बहुमत का प्रस्ताव पेश किया और कांग्रेस का दावा है कि उन्हें 33 के करीब विधायकों का समर्थन मिला है। इस खबर को हम विस्तार से आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन बात पहले सूखे की। लोकसभा में आज सूखा और जल संकट के समाधान को लेकर आगे की चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि देश की 1/4 आबादी सूखे की चपेट में है। उन्होंने इससे निपटने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए सूखा पीड़ित राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। उसका जो वाटर वर्क्स है उसका टैंक पूरा भर जाए ताकि गांव में पानी की व्यवस्था बनी रहे। उसका माननीय मंत्री जी, ये है। एक मिनट यदि सदन 313 देश के जिले प्रभावित हैं और गांव की संख्या लगाई जाए तो 1,58,205 गांव सूखे से प्रभावित। इसी प्रकार से जो हमारी बसावटें हैं वो भी 4,44,280 बसावटें प्रभावित हैं। और इन सब को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश की 25% से ज्यादा आबादी आज के दिन सूखे से प्रभावित है। इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसदों ने नदियों को जोड़ने और जल जरूरत की चिंता भी जताई। साथ ही सूखा पीड़ित राज्यों को तुरंत मदद देने की मांग की। लोकसभा में नियम 193 के तहत सूखे और जल संकट से निपटने के लिए जल प्रबंधन के बारे में आगे चर्चा हुई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेडी सांसद भर्तृहरि मेहताब ने सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार से नदियों को जोड़ने और बारिश के पानी के प्रबंधन पर जोर दिया। To connect the rivers of respective states within the state as it is a state subject, and accordingly funds can be provided through water conservation, drip irrigation, reforestation, recycling of water, harvesting। टीआरएस सांसद जितेंद्र रेड्डी ने केंद्र से तेलंगाना के लिए फंड जारी करने की मांग की। सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का मुद्दा उठाया। पीने का पानी का एक बहुत बड़ा परेशानी हमारे देश में। सरकार घोषणाएं करती है एक के बाद एक सरकार कि हम पाइप वाटर, पोर्टेबल वाटर पूरे देश में सब जगह देंगे, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा इलाका, शहरों में भी, छोटे और मझोले शहरों में भी, दिल्ली जैसे शहरों में भी हमारा पानी के संकट को देखने को मिलता है। पानी का राशन ऐसे समय पर भी देखने को मिलता है। विजिट करें और जो हमने पैसा मांगा है 3,000 करोड़ रुपए, उसमें से आप 750 करोड़ ही दिए हुए, बाकी का पैसा इमीडिएटली हमको भेज दीजिए। कांग्रेस ने सूखे को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के गंभीर न होने का आरोप लगाया। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ट्रेन से पानी लाने में हो रही लापरवाही का सवाल उठाया। पातुर से भी पानी आने वाला था, ट्रेन औरंगाबाद में
खैरे जी के यहाँ खड़ी है, लेकिन ये जो वहाँ के मंत्री है श्री लोनीकर जी, उन्होंने आज ही स्टेटमेंट किया है कि 15 दिन से रेल खड़ी है, लेकिन हमारा नियोजन ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए हम लातूर को पानी नहीं दे सकते। लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री जी को सूखे के बारे में, आत्महत्या के बारे में, विदर्भ के बारे में, मराठवाड़ा में परेशान किसान के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर समय नहीं मिला। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अकाल पड़ने वाला है, बहुत बुरी हालत आने वाली, ये बताने के बावजूद भी राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं। सांसदों ने सूखा पीड़ित इलाकों में किसानों को राहत देने के लिए सरकार से कदम उठाने की मांग की। साथ ही साल दर साल पड़ने वाले सूखे से निपटने के लिए स्थायी समाधान निकालने पर जोर दिया। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूखे और पानी की कमी के मुद्दे पर मंगलवार को मध्य प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात की थी। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि सूखे की मार झेल रहे मराठवाड़ा के जलाशयों में महज 2% पानी बचा है और पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 15% पानी बचा है। ये जानकारी राज्य की कैबिनेट बैठक में सामने आई है। और आज जो संसद में चर्चा हुई और देश में जिस तरीके से सूखे के हालात हैं, इस पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह हैं, जो कि वरिष्ठ सहायक संपादक हैं राज्यसभा टीवी में। अरविंद जी, स्वागत है आपका जी। जिस तरीके से सूखे से खबरें अलग अलग आ रही हैं, 2% पानी की बात हो रही है, मराठवाड़ा में 25% आबादी की बात हो रही है जो कि इस वक्त सूखे की मार झेल रही है, लेकिन संसद में जिस तरीके की चिंता दिखी है, लेकिन समाधान की ओर क्या वाकई हम बढ़ते दिख रहे हैं या नहीं? देखिए कविन जी, जो जहाँ तक समाधान की बात है, तो अब तक क्या है, लोगों को अभी पहली प्राथमिकता तो पानी मिलना है। उसकी तरफ भी पूरी तरह से अभी तक जो है काम नहीं हो पाया है। तो इसलिए जो व्यापक समाधान की जहाँ तक बात हो रही, जो सांसदों ने कहा, वो एक बड़ा गहरा प्रश्न है और बहुत निवेश मांगता है वो। दूसरी चीज़ ये है कि वो समाधान तब तक नहीं निकलेगा जब तक जन भागीदारी ना हो उसमें, क्योंकि वो सरकार और जनता दोनों के द्वारा जो है वो तहस नहस किए गए हैं वो सारे स्रोत, चाहे वो बड़े जलाशय हों, जो अब बुंदेलखंड की बात कर लीजिए या वहाँ की बात करिए, अब मराठवाड़ा में तो जो बावड़ियाँ बनी, अब आप आश्चर्य करेंगे कि बीड़ जिला, जो कि जिसमें एक खजाना बावड़ी बनी 15वीं सदी में, वो आज तक कभी नहीं सूखी थी, इस बार सूख गई। तो इस तरह के जो बीच बीच में जो बहुत आश्चर्यजनक जो घटनाएं हो रही, ये देखना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही हैं। अगर जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही हैं तो खेती के तौर तरीकों से लेकर के बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना होगा। उसमें वैज्ञानिकों को शामिल करना होगा, समाज विज्ञानियों को शामिल करना होगा, समाज को खुद शामिल होना होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें अब बात तो बड़ी बड़ी लोग कर रहे हैं कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि साहब जो है वो टेक्नोलॉजी जो नई है, किसान जो है कम पानी का इस्तेमाल करे, गन्ने की खेती न बोए। केवल गन्ना कारण नहीं है, गन्ने में भी अगर किसान से आप उम्मीद करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी लाए, तो अगर स्प्रिंकलर या इस तरह की चीज़ें लगा रहे हैं तो आप वो हाई टेक्नोलॉजी उसमें निवेश नहीं कर सकते। निवेश कहाँ से करेगा, सवाल ये है। वो सीधे सीधे सरकार सब्सिडी दे और सिंचाई जो है जहाँ भूजल से ही हो रही उसको रोका जाए। तो मुझे लगता है कि अलग अलग इलाकों के लिए सरकार को अलग अलग रणनीतियाँ बनाने की ज़रूरत है जी। और उसकी तरफ अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। अभी सिर्फ ये हुआ रहा है कि दिल्ली से जो है सिर्फ वो चिंता प्रकट हो रही जहाँ सबसे ज़्यादा जल संकट है, या सूखे से आत्महत्याएं शुरू हो गई हैं किसानों की। बुंदेलखंड में भूख से लोग मरने लगे हैं, जो ऐसी घटनाएं क्योंकि आज कई सांसदों ने कहा कि जिस तरीके से सिस्टम बना हुआ है, कोई राज्यों को दोष दे रहा है, राज्यों की मदद की बात कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि ऐसा सिस्टम जो था, जो कि मैं कहूँ कि करीब 10 दशक पहले तक लागू था, वो वापस पुनर्जीवित होगा कैसे? क्योंकि कोर्ट के कई आदेश मुझे याद है जब उन्होंने कहा कि 60 के दशक तक जो तालाब थे या जो जल संग्रह के केंद्र थे उनको वापस पुनर्जीवित किया जाए। देखिए कविन जी, जो आज़ादी के बाद जो है धीरे धीरे करके हमने परंपरागत जो हमारे संसाधन थे उनको हमने नष्ट करना शुरू किया। किसी भी गांव में अनिवार्य रूप से 2 चीज़ें तो होती ही थी, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो। एक चारागाह अनिवार्य रूप से होता था और तालाब जो है अनिवार्य रूप से होता था। बुंदेलखंड के कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें 84 तालाब रहे। अब वो मैं बताऊं कि उस 84 तालाबों वाले गांव को मैं खुद आंख से देख के आया, वहाँ एक भी तालाब नहीं बचा है। आप आश्चर्य करेंगे कि जो कितना जल संपदा से धनी लोग रहे हों, जहाँ सोच वाले लोग रहे हों, तो उसको तो आपको उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब विज्ञान में भी रास्ता और कोई नहीं है, क्योंकि तालाब होगा तो जो ग्राउंड वाटर है उसको उसका लेवल मेंटेन रहेगा,
जानवरों के लिए पानी की अनिवार्य ज़रूरत है। एक जानवर तो 40 लीटर पानी चाहिए उसको। आदमी तो मान लीजिए कम में भी काम चला सकता है, लेकिन उसको चाहिए पानी। तो मुझे लगता है ये सब जो चीज़ें थी, इनको पुनर्जीवित करने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी, माने परंपरा और आधुनिकता, दोनों को जोड़ने, इन दोनों के बीच में जो जोड़ने का क्रम बनाना था, और राज्य सरकारों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हर आदमी बात कर रहा है कि साहब जो है और नीचे बोर कर लीजिए। आप अगर और नीचे बोर करेंगे, मराठवाड़ा में आप आश्चर्य करेंगे 800 फुट तक जो है बोर हुए हैं। सरकार का नियम है कि आप 200 फुट कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग 800 फुट, और गरीब आदमी उसमें कहाँ करेगा, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। एक लंबे अरसे से मांग ये भी रही है कि एक ऐसी जल नीति हो जिसमें किस पानी को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, या फिर उसके दुरुपयोग को लेकर सजा के प्रावधान, इस तरफ क्या वाकई हम बढ़ते देखे हैं या फिर वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर 5 दशक पहले थे? देखिए कविन जी, अभी कानूनी जो मसला है वो बहुत ही गंभीर है। उसके तरफ सरकारों ने आमतौर पर अवॉइड किया है। आप ये देख लीजिए कि हमारी नदियों की विवाद नहीं हल हो पाए हैं। भूमिगत जल के मामले में कानून हमारे बड़े लचर हैं। उसके साथ ही साथ अगर कोई पानी का दुरुपयोग करता, आपने कभी नहीं सुना होगा कोई सजा मिली हो किसी को। बड़े बड़े कारखाने जो है इतना मिसयूज कर रहे हैं, मतलब पानी खींच भी रहे हैं और गंदा पानी छोड़ करके बाकी स्रोतों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जरूर है कि कुछ बड़े नगरों में नियोजन हुआ है, लेकिन जो बड़ी एक आबादी है गाँव की, उसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कानून में भी, अब देखिए कानून में क्या है कि पानी तो दोनों का है, भारत सरकार का कि वहाँ का भी है, राज्य का भी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिएगा सिंचाई राज्य का विषय है, और खेती में हिंदुस्तान की जो कुल पानी की खपत 80% वहाँ का तो खपत है। तो खेती का अगर जो परसेंट है वो अगर उठा के हम 70% ले आ सके तो वहाँ टेक्नोलॉजी लगेगी। आप अगर ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं और इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो पैसा लगेगा, और छोटा किसान जो कि मरने के कगार पर खड़ा, वो कहाँ से बियर करेगा? यानी कि निवेश की ज़रूरत है कृषि सेक्टर में, और पानी के जो जल स्रोत थे जहाँ पर उनके संरक्षण की बात होती थी, उनको पुनर्जीवित करना ही शायद एकमात्र रास्ता, जो आज चिंता सदन में दिखी थी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। उत्तराखंड सियासी संकट को लेकर अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव रखा और कांग्रेस ने बहुमत हासिल होने का दावा किया, लेकिन नतीजों का ऐलान कल सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस बीच हरीश रावत ने सीबीआई से अपनी खराब सेहत के चलते स्टिंग मामले में देहरादून में पूछताछ का अनुरोध किया है। जश्न की ये तस्वीरें हैं देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय की। विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। पार्टी का दावा है कि हरीश रावत ने बहुमत साबित कर लिया है और उनके पक्ष में 33 विधायक थे जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा हैं। हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि अनिश्चितता के बादल जल्द छट जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं और अनिश्चय के बादल जो उत्तराखंड के ऊपर मंडरा गए थे वो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शीघ्र छट जाएंगे और व्यवस्थित तरीके से यहाँ की व्यवस्था चलने। हालांकि मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के एक विधायक के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में लोकतंत्र की जीत हुई। जो कुछ भी हुआ है वो भारत के संविधान की जीत हुई है और भारत में के लोकतंत्र की जीत हुई है। फ्लोर टेस्ट के बाद बीजेपी ने हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। बीजेपी अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हरीश रावत को घेरने में लगी है। हरीश रावत जी सबके सामने, पूरे उत्तराखंड और प्रदेश के सामने और देश के सामने आज एक्सपोज हो गए हैं। फ्लोर टेस्ट अलग चीज है, मतदान अलग चीज है, लेकिन भ्रष्टाचार के एलिगेशन से जो उन पर लगे हैं उससे वो बचेंगे नहीं। उत्तराखंड विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण के नतीजे पर्यवेक्षक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे।
जहां बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 9 बागी विधायकों को वोट करने से रोक दिया था, जिसके बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि हरीश रावत आसानी से सदन में विश्वास मत हासिल कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद कांग्रेस और बीजेपी अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं शिवसेना का कहना है कि विवाद से बचने के लिए केंद्र सरकार को पहले ही फ्लोर टेस्ट कराने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। नतीजा है वो तो सुप्रीम कोर्ट कल घोषित करेगी, पर जो संकेत मिल रहे हैं ये बात सही है कि कांग्रेस ने कंफर्टेबली ये हरीश रावत का ट्रस्ट वोट जीत लिया है। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सबक सीखेगा कि जिस प्रकार उन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास किया, बहुमत के आधार पर निर्णय होगा, वो सबके लिए स्वीकार है। वी हैव नॉट हैजन्ड एनीथिंग, दे कुड नॉट गेट द अप्रोप्रिएशन बिल पास्ड एंड नाउ आफ्टर दैट what all they have done, they have been thoroughly exposed. You have seen two videos coming out, how money was offered. विधानसभा हो लोकसभा हो, फ्लोर टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये पहले हो जाता तो जो तमाशा हुआ वो नहीं होता और प्रतिष्ठा सबकी रहती। राज्यसभा में नेता पक्ष गुलाम नबी आजाद ने उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत को लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी से भी माफी की मांग की। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उत्तराखंड के लिए विनियोग विधेयक लाने का भी विरोध किया। उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण के नतीजों को लेकर कांग्रेस उत्साहित है। राज्यसभा में कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए केंद्र सरकार से माफी की मांग की। Apologize the nation for the wrongdoing in the Uttarakhand. Okay, now Uttarakhand, they should apologize the entire nation. कांग्रेस का दावा है कि उत्तराखंड में हुए शक्ति परीक्षण में उसे जीत हासिल हुई है और रावत सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के विनियोग विधेयक से जुड़े बजटीय प्रावधान पर चर्चा को भी गैर जरूरी करार दिया है। Leave it to the Uttarakhand Assembly. Stop insulting them now. Why this is coming again? It is gross constitutional impropriety. We still maintain that Uttarakhand Assembly had passed the budget. If there is any anomaly, let the speaker there and then let members of that legislature deal with it. This is not our responsibility. Proceeding itself is highly contentious. The Congress party members have challenged that no, it was passed. The others say it was not passed. Facts are highly, there's a big gray area. And therefore, to avoid a constitutional crisis, the passage of this is a constitutional necessity. It has nothing to do with what happens as a result of the vote today. हालांकि उपसभापति ने साफ किया कि उत्तराखंड में 1 अप्रैल से अभी तक के खर्चों के लिए विनियोग विधेयक को पारित करना संविधान के तहत जरूरी होगा। From 1st April onwards until this date or the next date, whatever it may be, the expenditure incurred from the Consolidated Fund of India by the state government of the Uttarakhand has to be approved here. कांग्रेस को इस मामले पर कई विपक्षी दलों का भी सहयोग मिला। इस मामले पर अवरोध के चलते उत्तराखंड विनियोग विधेयक के साथ केंद्रीय बजट से जुड़े वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर भी चर्चा नहीं हो पाई। विपक्षी दलों ने इन दोनों विधेयकों पर बुधवार को चर्चा के लिए सहमति जताई है। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज पेड न्यूज का मुद्दा भी उठा। सभी दलों के सांसदों ने इस पर चिंता जताते हुए सख्त कदम उठाने की बात कही। सरकार ने भी इस मसले पर व्यापक चर्चा की बात कही है। शून्यकाल में पेड न्यूज का मुद्दा बीजेपी ने उठाया। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने कहा कि इससे मीडिया की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। मैंने प्रेस काउंसिल को लिखा था, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रेस काउंसिल ने मेरी लेटर का जवाब तक नहीं दिया। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि खुद मीडिया वालों को मीडिया अकाउंटेबल एक कमेटी बनानी चाहिए, ताकि इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं जिससे पाठक गुमराह हो रहा है, जो खबरों की तरह छापे जा रहे हैं, जिसको देखकर यह लगता है कि ये विज्ञापन नहीं मानो खबर है, इस पर रोक लगाई जा सके। इस मुद्दे पर कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और सीपीएम ने भी चिंता जताई। सांसदों ने सख्त कानून बनाने की वकालत की। जो माननीय सदस्य ने विषय उठाया वो गंभीर है। ये सही है कि मीडिया की एक अहम भूमिका है देश के प्रजातंत्र के अंदर, लोगों को समाचार देने में, लोगों को जानकारी देने में। पर अगर वो पैसे के आधार पर होगी, इससे लोग गुमराह होंगे, प्रभावित होंगे और ये अपने आप में अनहेल्दी प्रैक्टिस है। नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चाहे जिसका सर्वे निकाल के जिसको जिता दे, जिसको हरा दे,
एक अगर एक लोगों का मीडिया पे इतना विश्वास है, उसके बाद अगर मीडिया इस तरह पेड होकर एलो जर्नलिस्ट कर रहा है, तो मैं नेता सदन से कहूंगा कोई ना कोई तो आचरण संहिता बनाइए, कहीं ना कहीं तो Blot on democracy. We are not allowing people to choose freely what they want to do. It has become a big racket, a business, and unless you have some regulation about this, our democracy cannot work. सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की बात की। उन्होंने कहा कि संसद में मौजूदा सत्र या आगामी सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय किया जाना चाहिए। Advertising is the right of everyone, but when governments start excessively advertising, where is the dividing line between excessive advertisement and bribery? This can also happen, and therefore this is an important subject to which we must find a solution. उपसभापति ने भी मामले को गंभीर बताया। सभी दलों के सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। डीजल टैक्सी मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों को मौजूदा परमिट की अवधि तक दिल्ली एनसीआर में टैक्सी चलाने की मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने साथ ही ये भी फैसला दिया है कि अब उन्हीं नई टैक्सियों को परमिट दिया जाएगा जो लंबी दूरी की यात्रा के लिहाज से चलाई जाएंगी। कोर्ट ने अपने फैसले में टैक्सी मालिकों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए, जिसके तहत टैक्सी चालकों को सुरक्षा और किराया संबंधी नियमों का पालन करना होगा। कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में नई डीजल टैक्सी स्टेशन पर भी रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई से दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर पाबंदी लगा दी थी। केरल में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में मंगलवार को केपीएम ने बंद का आह्वान किया, जिसके चलते तिरुवनंतपुरम समेत कई जिलों में कारोबारी प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रहे और आम जनजीवन पर इसका सीधा असर पड़ा। सार्वजनिक वाहनों की उपलब्धता कम होने के चलते लोगों को परेशानियां भी हुई। पेरम्बूर में हुई घटना के विरोध में कई महिला और सामाजिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने आज सिविल सर्विसेज परीक्षा 2015 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। दिल्ली की टीना डॉबी ने टॉप किया है, वहीं जम्मू कश्मीर के अतहर आमिरुल शफी खान ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं भारतीय रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने तीसरा स्थान हासिल किया। 22 साल की टीना ने पहली बार में इस परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने दिल्ली की लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की है। इस साल 1078 उम्मीदवारों का अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में चयन हुआ है और 172 उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। My secret formula to success, I think it's a lot of hard work, it's a lot of patience and being blessed with a very hardworking mother. काफ़ी खुशी है बेशक, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और प्रेस्टिजियस सर्विस है और काफ़ी सपना था कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करें और बेहद खुशी है। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शशांक मनोहर अक्टूबर 2015 में जगमोहन डालमिया की मौत के बाद अध्यक्ष बने थे। मनोहर ने इस्तीफा ऐसे वक्त दिया है जब बीसीसीआई जस्टिस डोरा समिति की बोर्ड के ढांचे में सुधार लाने की सिफारिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। हालांकि आईसीसी के चेयरमैन पद की दौड़ में उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। माना जा रहा है कि आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए ही मनोहर ने बीसीसीआई से इस्तीफा दिया है। सूखे का संकट झेल रहे देश के कुछ इलाके, जिनके लिए अच्छी खबर है। अरब सागर के मानसून का इंतजार कर रहे केरल के अनेक इलाकों में आज मानसून पूर्व जोरदार बारिश हुई। दोपहर बाद केरल के अनेक जिलों में अचानक बादल आए और उसके बाद बारिश शुरू हो गई। तेज़ हवाओं के साथ अचानक आई बरसात से लोगों को राहत मिली, हालांकि इसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कुछ जगहों पर यहाँ आवागमन पर असर पड़ा है। देर शाम तक चुनाव प्रचार भी थमा रहा। दक्षिणी भारत में खासकर जो आंध्र प्रदेश के इलाके हैं और तमिलनाडु या केरला के इलाके हैं, वहाँ भी बंगाल खाड़ी से नमी आने की वजह से और ट्रफ वगैरह बनने से मौसम की प्रणाली ऐसी बन जाती है कि ये प्री मानसून सीजन की थंडर शावर हो जाती हैं। और कुछ और बड़ी खबरें संक्षेप में। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट में हिंदी का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिली नेगेटिव फीडबैक को इसकी वजह बताया।
मुंबई में बंद पड़े डांस बार फिर से खोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 12 मई तक 8 डांस बार के लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए। हालांकि कोर्ट ने बार मालिकों को इस बात का हलफनामा देने को कहा है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बार और डांस एरिया में काम पर नहीं लगाएं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आधार कार्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। बिहार के गया में युवक की हत्या के आरोपी रॉकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जेडीयू एमएलसी के बेटे रॉकी पर आरोप है कि उसने शनिवार को गाड़ी ओवरटेक करने पर हुए विवाद में आदित्य नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यापम भर्ती घोटाले के आरोपी कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना को मंगलवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2 साल तक जेल में रहने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी। उन पर व्यापम में अलग अलग भर्तियों के लिए पैसे लेने के आरोप है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री को असली बताया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार करुण दास ने कहा कि हमने डिग्री से संबंधित सभी रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं। बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड करने की मांग की है। स्वामी ने कहा कि महाराणा प्रताप एक निर्भीक योद्धा थे और इसीलिए उनके त्याग और बलिदान को देखते हुए ऐसा करना चाहिए। ईरान ने सोमवार को 2000 किलोमीटर रेंज की एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। दुनिया के ताकतवर देशों के साथ हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान का ये ताजा मिसाइल परीक्षण है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ गिलानी के बेटे को 3 साल बाद तालिबानी आतंकियों के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। हैदर गिलानी को अफगानिस्तान के गजनी से अमेरिकी और अफगानिस्तानी सेना के संयुक्त ऑपरेशन के बाद छुड़ाया गया। मंगलवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 84 अंकों की बढ़त के साथ 25,773 पर और निफ्टी 22 अंक की बढ़त के साथ 7,888 पर बंद हुआ। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।